हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सेल बायोलॉजी सेल सिग्नलिंग का है। ये क्वेश्चन आपसे अगर बन रही है तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। अगर नहीं बन रही है तो आप वीडियो टुवर्ड्स दी एंड देखिए। अगर आपको वीडियो समझ आई है, हेल्प रही है, तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम आज ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है फार्मेसी स्टूडेंट डिजाइंड ए ड्रग स्पेसिफिकली to target the receptor for retinoic acid in order to prevent stem cell differentiation। तो आपको पता है कि स्टेम सेल जो डिफरेंशिएशन होती है उसका क्या सेंस है। उसका सेंस ये है कि ये कोई सेल है, ये डिफरेंशिएट कर रहा है, मतलब ये अपनी फंक्शनैलिटी गेन कर रहा है। स्टेम सेल जो है वो अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में होती है, तो जब ये डिफरेंशिएटेड होती है तो इसका फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएटेड स्टेट हो गया। तो इसी चीज़ को, ये जो फंक्शन गेन होने वाले पाथवे को ना यहाँ पे रोक लगा दिया गया है। इधर हमने इसकी एंट्री जो है, ये जो प्रोसेस है, इसको हमने रोक लगा दिया है। कैसे? देखिए, ये जो डिफरेंशिएशन होने वाला जो पाथवे है ना, इसके लिए एक ज़रूरी होती है रेटिनोइक एसिड की। तो सेल के पास अगर रेटिनोइक एसिड का रिसेप्टर है और अगर ये रेटिनोइक एसिड है, ठीक है, अगर सेल के पास रिसेप्टर है और ये रेटिनोइक एसिड है तो ये सेल इस रेटिनोइक एसिड को रेस्पॉन्ड करके रिसेप्टर के प्रेजेंस में ये डिफरेंशिएशन कर देगा। ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में बताया गया है कि यहाँ पे ये फार्मेसी जो स्टूडेंट था ना, उसने ये टारगेट क्या किया है, ये रिसेप्टर फॉर रेटिनोइक एसिड को टारगेट किया है। मतलब उसने, ये जो फार्मेसी का स्टूडेंट था, उसने इस चीज़ को टारगेट किया है, इस रिसेप्टर को उसने रोक दिया है। तो ऑब्वियसली इसको रोकने का मतलब क्या है, रिसेप्टर लिगैंड से बाइंड नहीं करेगा, और हमारे इस केस में लिगैंड क्या है, रेटिनोइक एसिड है। तो अगर रिसेप्टर लिगैंड से बाइंड नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा। दैट मीन्स हमने ये पाथवे को रोक दिया है। ठीक है, दैट मीन्स फंक्शनैलिटी ये गेन नहीं करेगी और स्टेम सेल के फॉर्म में ही रहेगा, वो अपना अपना फंक्शन गेन नहीं करेगी। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि आफ्टर इन विट्रो ट्रायल द इन्वेस्टिगेटर फाउंड आउट दैट द सेल्स अंडरवेंट डिफरेंशिएशन एंड द ड्रग्स सीम्ड टू बी इनएक्टिव। देखिए, हम फार्मेसी के स्टूडेंट ने क्या किया, उसको काम था, उसको रोकना, डिफरेंशिएशन को रोकना था। उसका प्लान था डिफरेंशिएशन को रोकना, वो फंक्शन गेन ना करे, वो सेल डिवाइड करके फंक्शन गेन ना करे, ये उस फार्मेसी स्टूडेंट का प्लान था। लेकिन क्या हुआ, उसने ड्रग भी डाला, सब कुछ किया उसने पॉसिबिलिटी, लेकिन ड्रग डालने के बावजूद भी क्या हो गया कि ये जो सेल है ना, इसने डिफरेंशिएशन कर ली। ड्रग डाला, रेटिनोइक एसिड के ऊपर उसने इफेक्ट भी डाला, ये रिसेप्टर के ऊपर इफेक्ट भी हुआ उसका। लेकिन क्या हुआ, इफेक्ट हुआ कि नहीं उसका हमें देखना है अभी। लेकिन ड्रग क्या हुआ, उसके बाद इनइफेक्टिव हो गया और उसने क्या किया, डिफरेंशिएट कर ली। हमारा काम था डिफरेंशिएशन को रोकना, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी, वो ड्रग डालने के बाद भी ये डिफरेंशिएशन होगी। ड्रग डालने पे डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ड्रग डालने के बाद भी डिफरेंशिएशन हो रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे ये पॉइंट को। ठीक है, तो फिर अब द फॉलोइंग रीजन्स वेर गिवन बाय द स्टूडेंट, ये तीन कुछ रीजन्स दी गए हैं। इसी रीजन्स पे बेस करके हमें बताना है कि ड्रग जो यहाँ इनइफेक्टिव हुआ है, ड्रग तो डाला गया था, ड्रग का काम क्या था, रिसेप्टर को इसको स्टॉप करना था सो दैट डिफरेंशिएशन ना हो। लेकिन ड्रग यहाँ पे इनइफेक्टिव हो गया क्योंकि ड्रग डालने के बाद भी हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है। सो इसमें बोला गया है विच ऑफ द अबव कुड बी पॉसिबल रीजन फॉर ड्रग इनइफेक्टिवनेस। ड्रग इफेक्टिव क्यों हो गया, उसका क्या क्या रीज़न हो सकता है, हमें ये देखना है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। ओके, अभी ये पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ड्रग था, ड्रग डाला गया था। ड्रग डालने पे, हमने जब ड्रग डाला तो फिर ये क्या हुआ, इसका काम क्या था, डिफरेंशिएशन नहीं होना था। ठीक है, ड्रग डालने पे डिफरेंशिएशन नहीं होना था, लेकिन हमने जब ड्रग डाला तो डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो ये एब्नॉर्मेलिटी हुई। अब हमें इसमें पूछना है क्या क्या रीज़न हो सकता है। द साइज ऑफ द ड्रग एक्सीडेड द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट कुड क्रॉस द मेम्ब्रेन। देखिए, अगर आपको पता होगा सेल सिग्नलिंग में कि ऐसे करके एक मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो मेम्ब्रेन के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल जा रहा है, इस यहाँ पे अगर न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल, मतलब सेल के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल जा रहा है, डेट मीन्स उसको हाइड्रोफोबिक इन नेचर होना पड़ेगा, इसीलिए तभी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाईपास करेगा। डेट मीन्स इट हैज़ टू बी हाइड्रोफोबिक, एंड हाइड्रोफोबिक के साथ साथ उसको स्मॉल इन साइज होना पड़ेगा।
अगर वो बड़ा साइज हो गया तो ऑब्वियसली वो अंदर नहीं जा पाएगा, वो बाहर ही रह जाएगा। और अगर वो हाइड्रोफिलिक हुआ तो ऑब्वियसली वो ये वाला पोर्शन से वो पार नहीं हो पाएगा, वो यहीं बाहर रह जाएगा। डेट मीन्स कि इस केस में अगर ऐसा सीन हुआ, अगर मॉलिक्यूल बड़ा हुआ और मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक हुआ, तो हमें क्या, कौन से टाइप ऑफ रिसेप्टर चाहिए होगा, हमें जो रिसेप्टर चाहिए वो इंटरसेलुलर रिसेप्टर चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ कंडीशन देखा कि ड्रग तो अंदर गया है, ड्रग का इफेक्टिवनेस अगर हमें स्टडी करनी है, ठीक है, तो क्या हो गया, मतलब कि ड्रग अंदर नहीं पहुंची है, ड्रग बाहर ही रह गई है, कुछ हुआ है जिसके वजह से ड्रग इनएफेक्टिव रह गया है। तो इसमें ये बोला गया है द साइज ऑफ द ड्रग एक्सीडेड द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल दैट कुड क्रॉस द मेम्ब्रेन। ऑफकोर्स यही रीज़न भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ड्रग का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, वो मेम्ब्रेन पार नहीं हो पाया, जिसके वजह से वो इफेक्टिवनेस अपना शो नहीं कर पाया, उसने अपना उतना पोटेंशियल जितना था उस पर, उतना पोटेंशियल के साथ वो वर्क नहीं दिखा पाया, वो रिजल्ट नहीं दिखा पाया। ये हो सकता है, साइज ऑफ द ड्रग एक्सीडेड द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट कुड क्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम देखते हैं बी पॉइंट क्या बोला गया है। बी पॉइंट बोला गया है द ड्रग वॉज स्मॉल इन साइज बट हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, ये रहा ए पॉइंट। तो हमारा इनएफेक्टिव क्यों हुआ है, उसका एक रीज़न तो ए हो सकता है ना, ये करेक्ट हो सकता है कि ड्रग बहुत ज़्यादा साइज में बड़ा था, जिसके वजह से वो मेम्ब्रेन से पार नहीं हो पाया और उसने अंदर सेल के अंदर उसने वर्क नहीं किया। ठीक है, ये ए हो सकता है रीज़न। फिर बी रीज़न बोला गया है द ड्रग वॉज स्मॉल इन साइज बट हाइड्रोफोबिक इन नेचर। बी में बोला गया है कि ड्रग जो था वो छोटा था साइज में और वो क्या था, हाइड्रोफोबिक नेचर का था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर किसी मॉलिक्यूल को पार होना है, किसी ड्रग को पार होना है, तो इट हैज़ टू बी हाइड्रोफोबिक एंड स्मॉलर इन साइज। तो ये दो कंडीशन तो फेवर हो रहा है, द ड्रग वॉज स्मॉल इन साइज बट हाइड्रोफोबिक इन नेचर। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन होता वो ड्रग का, तो ऑब्वियसली ड्रग इफेक्टिव होता ना। यहाँ पे बोला गया है ड्रग इनएफेक्टिव क्यों हुआ वो बताओ। अगर ये बी कंडीशन अगर होता तो ड्रग इफेक्टिव होता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ उल्टा केस है, ठीक है, ए ऑप्शन है और बचा हमारा सी ऑप्शन। तो ए के साथ और क्या आ रहा है, अकेला ए तो यहाँ है नहीं, ए और सी बचा है, हम तो डायरेक्ट ऑप्शन पे तो हम पहुँच गए हैं, बी है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे बोला गया है ड्रग डिड नॉट बाइंड टू इट रिसेप्टर। देखिए ये एक ड्रग है, ये इसका रिसेप्टर है, ये रहा सेल है और इसी सेल के पास ये रेटिनोइक एसिड का रिसेप्टर है, ये रेटिनोइक एसिड है। तो ड्रग को काम करने के लिए हम ड्रग को भेजा हमने, तो ये सेल को तो रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना ये ड्रग के लिए। तो ये सेल को रेस्पॉन्ड करने के लिए सेल के पास वो रिसेप्टर होना पड़ेगा वो ड्रग के लिए। तो डैट मीन्स कि द ड्रग डिड नॉट बाइंड टू रिसेप्टर, ड्रग रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं हुआ किसी कारण के वजह से, जिसके वजह से ये सेल रेस्पॉन्ड नहीं कर पाया और जिसके वजह से डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, रिसेप्टर से ड्रग बाइंड नहीं किया। तो डैट मीन्स ये जो बी वाला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, ए एंड सी है हमारा आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई है। अगर नहीं आई आप वीडियो वापस फिर से देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से तो नहीं बताया जा सकता, आपको सेल सिग्नलिंग का थोड़ा सा नॉलेज होना पड़ेगा। आई जस्ट होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही है। अगर रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर कुछ कमेंट्स हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।